हेलो, वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी विद नीलम। आज के वीडियो में हम बीएड और बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय की पदभाग की पाठ योजना बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के गद्य भाग की पाठ योजना बनानी सीखी थी। दोस्तों, जो हिंदी के पद्य भाग की जो पाठ योजना है वह हिंदी के गद्य भाग की पाठ योजना से काफ़ी मिलती जुलती है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हिंदी के पद्य भाग की पाठ योजना में हमारा प्रकरण रहेगा रहीम के दोहे। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक तालिका बनी हुई है जिसमें दो कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है उद्देश्य का और दूसरा कॉलम है व्यवहारगत परिवर्तन का। तो ये हमारी पाठ योजना का पहला सोपान रहेगा उद्देश्यों वाला। तो इसमें जो उद्देश्य हैं उनको वो दो प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। जिस तरह से हमने हिंदी गद्य भाग की पाठ योजना में लिखे थे उद्देश्यों के प्रकार, उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे। तो जो सामान्य उद्देश्य है उनमें उससे व्यवहारगत परिवर्तन जो विद्यार्थियों में आएगा वह होगा विद्यार्थियों में श्रवण वाचन और लेखन की योग्यता विकसित करना, विद्यार्थियों में स्पष्ट उच्चारण की योग्यता विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आता है पहला उद्देश्य है जो वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों में जो व्यवहारगत परिवर्तन होगा वह है विद्यार्थी रहीम की दोहे कविता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्यों में दूसरा उद्देश्य है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें अवबोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी रहीम के दोहे कविता का भाव ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी रहीम की दोहे कविता में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकेंगे। चौथा विशिष्ट उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी रहीम की दोहे कविता में नवीन शब्दों को पढ़कर अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकेंगे तथा इससे संबंधित चार्ट व मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। अगला जो उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्यों में वो है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत जो व्यवहार परिवर्तन होगा वह होगा विद्यार्थी रहीम की दोहे कविता को पढ़कर नए लेखकों के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे या पैदा कर सकेंगे। अंतिम जो उद्देश्य है वो है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, जो कि बच्चों के दृष्टिकोण परिवर्तन से संबंधित है। इसमें जो व्यवहार परिवर्तन होगा वह होगा विद्यार्थी रहीम के दोहों को पढ़कर नवीन धारणाओं को विकसित कर सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों हमारी जो पाठ योजना के अगले सोपान में हम सहायक सामग्री के विषय में लिखते हैं। तो जो सहायक सामग्री है वो होगी हमारी चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतिका आदि। इसके अलावा चार्ट या फिर मॉडल भी हो सकता है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रहीम के दोहों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह मानकर हम उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन्हें प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों में जो हमारी स्क्रीन पर आपको जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें 3 कॉलम्स हमने बनाए हुए हैं। पहले की पाठ योजनाओं की तरह ही जो पहला कॉलम है हमारा वो क्रम संख्या से संबंधित है। दूसरा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया या फिर छात्राध्यापिका क्रिया से संबंधित है और तीसरे कॉलम में हम विद्यार्थी क्रिया को लेंगे। इसमें प्रस्तावना प्रश्नों में पहला प्रश्न है जो विद्यार्थियों से छात्राध्यापिका पूछेगी, हम किस देश में रहते हैं? भारत। भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी में कितने भाग होते हैं? नाम बताइए। या फिर हिंदी की कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं उनके नाम बताइए। तो आंसर होगा पद, गद्य और व्याकरण। उसके पश्चात पद्य भाग के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो बच्चों ने जवाब दिया रहीमदास, कबीरदास, मीरा, रैदास इत्यादि। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो होगा रहीमदास की दोहों के बारे में बताइए।
तो दोस्तों, जो रहीमदास के दोहे हैं वही हमारा आज का प्रकरण है। तो इससे रहीमदास जी के दोहों के बारे में बताइए, तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पर होगा। उसके पश्चात उद्देश्य कथन सोपान आता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वह बच्चों को संबोधित करेगी। प्रकरण को शुरू करने से पहले तो संबोधन किस प्रकार से होगा? प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रहीम के दोहों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण वाला जो सोपान है वह शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर आपको टेबल दिखाई दे रही है, जिसमें प्रस्तुतिकरण वाली जो तालिका है उसमें 4 कॉलम्स बनाए गए हैं। पहला कॉलम है अध्यापन बिंदु का, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम है छात्र या फिर छात्रा क्रियाओं का, चौथा कॉलम है शामपट सारांश या फिर सहायक सामग्री का। तो अन्य पाठ योजनाओं के फॉर्मेट के समान इसमें भी 4 कॉलम्स ही रहेंगे। उसके पश्चात जो हमारा अध्यापन बिंदु है उसमें पहला जो सोपान है वो है सस्वर वाचन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के गद्य भाग की पाठ योजना का प्रारूप सीखा था। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है कि उसमें हमने अध्यापन बिंदु में सबसे पहले आदर्श वाचन किया था, और पद्य भाग की पाठ योजना में हम सस्वर वाचन करेंगे क्योंकि यहाँ पर पद्य हैं। तो अगले कॉलम में जो छात्र अध्यापिका से संबंधित कॉलम है उसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका उचित गति, लय तथा आरोह अवरोह का प्रयोग करते हुए पद्य का सस्वर वाचन करेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं वाले कॉलम में लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके पश्चात इसी कॉलम में आगे जिस रहीम के दोहे को हमें पढ़ाना है कक्षा के अंदर, उस दोहे को यहाँ पर लिख दिया जाता है छात्र अध्यापिका क्रियाओं वाले कॉलम में। छात्र क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और शामपट सारांश वाले कॉलम में यहाँ पर सहायक सामग्री को लगाया गया है। रहीमदास जी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है। इसके पश्चात जो हमारा इसमें अगला सोपान है इस पाठ योजना में वो है सस्वर अनुकरण वाचन। तो ये जो सोपान है ये गद्य पाठ योजना के सोपान की तरह ही है। उसमें भी विद्यार्थियों ने आदर्श वाचन के पश्चात अनुकरण वाचन किया था, और जो यहाँ पर अनुकरण वाचन है वो कैसा होगा? सस्वर अनुकरण वाचन होगा। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो सभी छात्र छात्राओं को सस्वर अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी तथा स्वयं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। सभी जो निर्दिष्ट जो छात्र हैं जिनको अनुकरण वाचन के लिए कहा जाता है वह सभी छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। जिस तरह से छात्र अध्यापिका ने रहीम के दोहों को पढ़ा था स्वर में, उसी तरह से कुछ छात्र रहीम के दोहों का वाचन करेंगे। अगला जो हमारा सोपान है इस पाठ योजना में वो है अशुद्धि संशोधन का। यह सेम गद्य की पाठ योजना के समान ही है। इसमें छात्रों ने जो अनुकरण वाचन किया है, सस्वर अनुकरण वाचन किया है, उस वाचन के दौरान उनसे कुछ अशुद्ध शब्दों का वो उच्चारण करते हैं। तो इस सोपान में जो छात्र अध्यापिका है वह उन अशुद्ध शब्दों में संशोधन करेगी तथा उनका शुद्ध रूप विद्यार्थियों के समक्ष शामपट पर लिखेंगी और उनका उच्चारण करके उन्हें बताएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए जो चौथा हमारा जो कॉलम है यहाँ पर इसमें शामपट सारांश में जो अशुद्ध शब्द हैं उनको शुद्ध करके छात्र अध्यापिका ने छात्रों को बताया है। इसके पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं ये अशुद्ध जो शब्द हैं ये हैं जैसे कि कसौटी है और क्वार है, सांचे है, विपत्ति है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप करके छात्र अध्यापिका ने छात्रों को बताया है। अगला जो सोपान है वो है काठिन्य निवारण का। ठीक गद्य भाग की पाठ योजना के समान ही है ये भी। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो छात्र छात्राओं को कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगी। इसमें जो विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में जो विद्यार्थी हैं वो कठिन शब्दों का अर्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे।
इसमें यहाँ पर देखिए जो ये सामने आपके स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है उसमें एक ये तालिका बनाई, इसमें टेबल में 3 कॉलम्स बनाए हैं छात्र अध्यापिका ने। तो जो पहला कॉलम है वो है कठिन शब्दों का, दूसरा कॉलम है उसके अर्थों का और तीसरा कॉलम है प्रविधि का। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द जो लिया गया है पहला वो है विपत्ति। विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत और इसका पर्यायवाची छात्र अध्यापिका ने बच्चों को यहाँ पर प्रविधि में बताया है। दूसरा जो कठिन शब्द है वो है छो। छो का मतलब होता है प्रेम। यहाँ पर भी प्रविधि वाले कॉलम में छात्र अध्यापिका ने इसका वाक्य प्रयोग करके छात्रों को बताया है। तीसरा जो कठिन शब्द है वो है सही। जो इसका मतलब हो सही, इसका मतलब होता है सहना और सहना का पर्यायवाची यहाँ पर बच्चों को बताया गया है। तो इसका यहाँ पर पर्यायवाची भी आप बता सकते हो और विलोम शब्द भी यहाँ पर बता सकते हो और वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। अगला जो शब्द है वो है जो। जो का मतलब होता है क्यों और इसका विलोम जो शब्द है इसका विलोम करके बताया है। विलोम शब्द छात्र अध्यापिका ने छात्रों को बताया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये शामपट पर कठिन शब्दों के अर्थ और उनकी प्रविधि को छात्र अध्यापिका ने छात्रों को समझाया है। उसके पश्चात जो छात्र छात्राएं वाले कॉलम में जो विद्यार्थी हैं वो इन कठिन शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे और शामपट सारांश वाले कॉलम में इसके ये कठिन शब्दों के अर्थ को यहाँ पर शामपट पर लगा दिया जाएगा। अगले सोपान में अब हम चलते हैं जो हमारा सरलीकरण से संबंधित है। इसके नाम से ही पता चल रहा है सरलीकरण का मतलब क्या होता है कि जो सस्वर वाचन जिस विषय वस्तु का छात्र अध्यापिका ने किया था यानी कि दोहों का जो सस्वर वाचन किया था उसका सरलीकरण करना यहाँ पर सिखाया जाता है। यानी कि बहुत ही सरल भाषा में छात्र अध्यापिका यहाँ पर रहीम के दोहों को विषय में बच्चों को बताएंगी। तो इसमें जो दूसरा कॉलम है उसमें जो विद्यार्थी हैं सभी वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इस कॉलम में छात्र अध्यापिका वाले कॉलम में छात्र अध्यापिका ने सरलीकरण किया है रहीम के दोहों का। अगला जो सोपान है वो सौंदर्यानुभूति से संबंधित है। इस सोपान में जो छात्र अध्यापिका छात्रों को जो जिस विषय वस्तु का रहीम के दोहों का सस्वर वाचन करवा चुके हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इन्हें हम सौंदर्यानुभूति से संबंधित प्रश्न कहते हैं। इसमें अलंकार इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उसमें भाव है, कौन से भावों का इसमें प्रयोग किया गया है उससे संबंधित ये प्रश्न होते हैं। तो अलंकार, छंद, रस और भाव से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है पानी जाल से क्यों बहता है, क्योंकि वह मछली से प्रेम नहीं करता है। इसके पश्चात जो दूसरा प्रश्न है वो है तरुवर फल नहीं खाता है पंक्ति का भावार्थ बताइए। पेड़ स्वयं फलों को नहीं खाते हैं, इसका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से तीसरा प्रश्न है क्वार के बादल कैसे होते हैं जलहीन। मानव को समान रूप से किसे सहन करना चाहिए, समान रूप से, सॉरी यहाँ पर ये समान नहीं होगा, यहाँ पर ये है समान है ये। और तो समान रूप से किसको सहन नहीं करना चाहिए, सुख और दुख को। तो ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको सम्मान को समान करोगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सुख व दुख दोनों को। उसके पश्चात जो अगला हमारा सोपान है वो है संक्षिप्तीकरण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापिका है वह रहीम के दोहों का संक्षिप्त रूप छात्रों को समझाएंगी और इसमें विद्यार्थी वाले कॉलम में सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके पश्चात पुनः सस्वर वाचन हमारा सोपान शुरू हो जाता है। इसमें जो छात्र अध्यापिका है वह एक बार फिर से रहीम के दोहों का सस्वर वाचन करेंगी और विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने का निर्देश देंगी। विद्यार्थी वाले कॉलम में जो सभी विद्यार्थी हैं वो पुनः सस्वर वाचन करेंगे, यानी कि छात्र अध्यापिका के पीछे पीछे बोलेंगे। यहाँ पर अगले जो अंतिम जो कॉलम है उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है, सहायक सामग्री को लगाया गया है।
इसके पश्चात दोस्तों हमारा जो अगला सोपान है वह शुरू हो जाता है पुनरावृत्ति या फिर मूल्यांकन प्रश्नों का, जिसमें 5 मूल्यांकन प्रश्न लिए गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो वैकल्पिक प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है वो सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न है। चौथा प्रश्न है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न है उसका जवाब एक वाक्य में दिया गया है। तो इसके पश्चात ये हमारा अंतिम सोपान आता है गृह कार्य का, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वह विद्यार्थियों को रहीम के दोहों से संबंधित गृह कार्य देंगी। जैसे इसमें गृह कार्य दिया गया है कि रहीम के दोहों के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हिंदी विषय की पद्य भाग की पाठ योजना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के व्याकरण भाग की पाठ योजना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।